ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पढ़ा था और एटम की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम की स्ट्रक्चर के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है। ठीक है, ये बताया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, अब इस मॉडल में कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे, क्या क्या कमी थी, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इट डज नॉट ओबे मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये मैक्सवेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। मैक्सवेल थ्योरी क्या है? मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से अगर कोई भी चार्ज, मान लो कोई भी नेगेटिव चार्ज है और ये अपोजिट चार्ज मतलब इस पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग किसी भी वेलोसिटी से या एक्सेलरेशन से मूव करता है, तो ये नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे अपनी एनर्जी को बाहर निकालता रहेगा, धीरे धीरे अपनी एनर्जी ये लूज करता रहेगा। ये मैक्सवेल थ्योरी है। ठीक है, तो देखो इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ए स्मॉल चार्ज पार्टिकल मूविंग अराउंड एन अपोजिट चार्ज सेंटर कंटिन्यूसली लूज इट्स एनर्जी, कंटिन्यू अपनी एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से, तो रदरफोर्ड के मॉडल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड बीच में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन जो कि इसका अपोजिटली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, कंटिन्यू इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अगर हम मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से चलें तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी धीरे धीरे बाहर निकालेगा और अपनी एनर्जी को कम करता चला जाएगा। ठीक है, और एनर्जी अगर इसकी कम होती गई तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये सर्कुलर पाथ कवर ना करके इस तरीके से स्पाइरल पाथ कवर करेगा और कुछ सेकंड्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से चिपक जाएंगे। और ये टाइम कितना होता है? 10⁻⁸ सेकंड के अंदर ये एटम अनस्टेबल हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें पता है एटम तो स्टेबल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज क्यों नहीं करता और स्पाइरल पाथ कवर क्यों नहीं करता? इसका जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाया। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है इसमें आगे, इफ एन इलेक्ट्रॉन डज so it should also continuously lose its energy and should set up spiral motion अल्टीमेटली फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस। अगर मैक्सवेल के हिसाब से चले तो मैक्सवेल के हिसाब से ऐसे स्पाइरल पाथ कवर होना चाहिए, लेकिन एटम स्टेबल होता है, ऐसा नहीं होता है। रदरफोर्ड इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा पॉइंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। ये लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या है? तो इसके लिए हमें देखो, इस रदरफोर्ड का जो हमारा रदरफोर्ड के आगे जो नेक्स्ट मॉडल है वो है नील्स बोर मॉडल। ठीक है, नील्स बोर मॉडल से हमें उससे पहले कुछ चीजें समझनी है, जैसे हम वेव के बारे में पढ़ेंगे, क्वांटा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम नील्स बोर के मॉडल की तरफ जाएंगे और उसी में हमें पढ़ना है ये लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है। अभी लाइन स्पेक्ट्रा का मैं थोड़ा सा बस एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, डिटेल में हमें थोड़ा आगे पढ़ना है। जैसे अगर किसी भी प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को पास किया जाए, जैसे व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म में से पास करेंगे तो ये लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में यहाँ से स्प्लिट हो जाती है। अब 7 अलग डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है तो ये जो बनता है हमारे पास, ये क्या बनता है? ये स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? स्पेक्ट्रम, 7 कलर्स, जिसे हम रेनबो भी बोल देते हैं। रेनबो सिर्फ विजिबल पार्ट होता है और स्पेक्ट्रम कंप्लीट पार्ट होता है, जो जिसके अंदर यूवी लाइट भी आ जाती है, इंफ्रारेड भी आ जाता है, जो हमें नहीं भी दिखाई देते, उस वाले रेनबो को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रिज्म है। अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपनी एनर्जी कंटिन्यू निकाल रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कंटिन्यू निकाल रहा है तो इस एनर्जी को जब प्रिज्म में से पास किया जाएगा तो प्रिज्म में से पास करने पर यहाँ पर स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, और ये जो स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए हमारे पास? कंटिन्यूसली बनना चाहिए, क्योंकि एनर्जी कंटिन्यू लूज कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में जब प्रैक्टिकल किया गया तो ये जो स्पेक्ट्रम बनता है ये डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है। डिसकंटिन्यूस मतलब थोड़ी देर बनेगा फिर नहीं बनेगा, फिर थोड़ी देर बनेगा फिर नहीं बनेगा, मतलब लाइट डार्क इस तरीके का स्पेक्ट्रम हमारा बनेगा। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है? इस स्पेक्ट्रम को भी इस तरीके से रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब इनको किस तरीके से एक्सप्लेन किया नील्स बोर ने, उसे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और नील्स बोर से पहले हमें पढ़ने हैं थोड़े से वेव के बारे में एंड क्वांटा के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये एनर्जी की फॉर्म को डिफाइन करने के लिए है।
ठीक है। एक्चुअल में एनर्जी की दो फॉर्म होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरी क्वांटम थ्योरी। दो टाइप के फॉर्म होती है एनर्जी के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इसे हम शॉर्ट में EMW भी बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। इस थ्योरी के हिसाब से अगर कोई भी सोर्स एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी इमिट करता है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे रेडिएशन और उस एनर्जी को हम बोलेंगे रेडिएंट एनर्जी। ठीक है। एनर्जी इज इमिटेड continuously from a source in the form of radiation and it is called radiant energy. इन रेडिएशंस में हमें क्या, देखो एनर्जी की फॉर्म के बारे में हमें किस तरीके से देखना है, नीचे डायग्राम देखो। इन रेडिएशंस में एक्चुअल में होता क्या है, जैसे अगर कोई भी एनर्जी प्रोपागेट कर रही है इस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो रही है, तो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है। जैसे ये जो ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला क्या है हमारे पास, ये ब्लैक वाला वर्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हॉरिजॉन्टल में ब्लू वाला क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि वर्टिकल में ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ये चेंज भी हो सकता है, कोई सा भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होंगे। ठीक है। तो जब भी कोई रेडिएशन जाती है, उस रेडिएशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड काम करते हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड काम करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है। ठीक है। इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसीलिए है। और क्या खास बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, सभी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं हो सकती। जैसे अगर हम एग्जांपल देखते हैं पानी के फ्लो का, अगर हम पानी देखेंगे, जैसे नदी में पानी बहता है, तो नदी में पानी किस तरीके से बहता है, वो भी एक वेव की फॉर्म में बहता है, वो भी पानी भी किस तरीके से जाता है, वेव की फॉर्म में, इसी तरीके से फ्लो होता है पानी। लेकिन क्या हम पानी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में बोल सकते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर ना तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं और ना ही पानी की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जरूरी कंडीशन क्या है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होने चाहिए, और दूसरा इनकी जो वेलोसिटी है वो लाइट की स्पीड के बराबर होनी चाहिए, उन्हीं को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाएगा। ठीक है। तो देखो डेफिनेशन इनकी, these radiation associated with both electric and magnetic field and travel with speed of light, hence these rays called electromagnetic radiations और electromagnetic wave, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपागेट करती हुई चलेंगी और स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होंगी, वही क्या होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगी। ठीक है। इन वेव्स को प्रोपागेट करने के लिए, प्रोपागेट मतलब फ्लो करने के लिए किन्हीं भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट इनको लिए नहीं होती है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, देखो सबसे अच्छा एग्जांपल है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जैसे रेडियो से निकलती है या फिर मोबाइल वेव्स होती है हमारी, ये मोबाइल वेव्स किस तरीके से काम करती है, हमारे मोबाइल से वेव जाती है और ऊपर सैटेलाइट में जाती है। ठीक है। सैटेलाइट कहाँ पर है, स्पेस के अंदर है, तो क्या स्पेस में कोई भी मीडियम है, नहीं, लेकिन फिर भी ये वेव्स स्पेस तक पहुंच जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पेस में ना तो एयर है ना वाटर है, कोई भी मीडियम नहीं है, फिर भी वहां पर प्रोपागेट हो रही है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपागेट करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। तो ये रेडियो वेव्स होती हैं। इसी तरीके से माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव के बारे में पता ही होगा सभी को, एक्सरेज भी सभी जानते होंगे। और नेक्स्ट हमारे पास गामा रेज, गामा रेज के बारे में धीरे धीरे भी पढ़ोगे 11th क्लास में। ठीक है। ये इमिट होती है जब गामा रेज निकलती है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी की फॉर्म में डेफिनेशन। अब इस वेव से न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं और कौन कौन सी टर्म हमें डिफाइन करनी है, वो अब हम आगे पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव पॉइंट्स ऑन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये सिंपल डेफिनेशन की बात करें, सीधे शब्दों में बोलें तो ये हो जाएगा हमारे पास द लेंथ ऑफ ए वेव साइकिल।
द लेंथ ऑफ ए वेव साइकिल इज कॉल्ड वेवलेंथ। देखो क्या मतलब है इसका, जैसे हमारे पास कोई वेव है, इस डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो किन्हीं भी दो कंजुगेटिव पॉइंट, वेव साइकिल का मतलब क्या है, जैसे अगर ये एक वेव यहाँ से स्टार्ट हुई तो ये इस तरीके से यहाँ रोटेट होके और ये यहाँ पर खत्म हो जाएगी, एक वेव साइकिल यहाँ खत्म हुआ, दूसरा वेव साइकिल यहीं से स्टार्ट हुआ और दूसरा वेव साइकिल यहाँ खत्म हुआ, तीसरा वेव साइकिल यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ खत्म हो जाएगा, इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि किन्हीं भी दो कंजुगेटिव पॉइंट, कंजुगेटिव मतलब इस वेव साइकिल का ये पॉइंट होगा तो नेक्स्ट वेव साइकिल का भी सेम पॉइंट होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, वेव लेंथ, जिसे किससे डिनोट किया जाएगा, लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये लैम्डा है, इससे से डिनोट किया जाएगा। या फिर बोल सकते हैं द लेंथ ऑफ ए वेव साइकिल, लेंथ ऑफ ए वेव साइकिल, लेंथ कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की जो लेंथ होगी उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, वेव लेंथ, दोनों लेंथ क्या रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे वेव लेंथ, डिनोट किया जाएगा लैम्डा से। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी हमारे पास, जो लेंथ की यूनिट होती है वो इसकी यूनिट होगी, जिसे हम किस में डिनोट कर सकते हैं, जनरली एटॉमिक लेवल पर इसको या तो 1 नैनोमीटर में डिनोट किया जाता है, 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। या फिर 1 एंगस्ट्रॉन्ग, इसे बोलते हैं हम लोग एंगस्ट्रॉन्ग, ये होता है 10⁻⁻ मीटर, ठीक है। ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अगर सेंटीमीटर में देखें तो यही क्या हो जाएगा, 10⁻⁸ सेंटीमीटर, किसी भी फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं हम लोग म्यू से, म्यू बोला जाता है इसे। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स passing through a point in 1 second। ठीक है, जैसे देखो हमने माना कि प्रोपागेट किधर से हो रही है, इधर से, तो मान लो मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ, मान लिया मैंने ये पॉइंट है, ठीक है। तो अगर ये इस डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रही है, इस डायरेक्शन में वेव जा रही है, तो 1 सेकंड के अंदर टोटल इस वेव के जितने साइकिल पास होंगे उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसे ही हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अगर 1 सेकंड के अंदर मान लो सिर्फ ये ब्लैक वाला साइकिल पास होके जाता है तो इसे हम बोल देंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। अगर 1 सेकंड के अंदर ये तीनों साइकिल पास होके चले जाएंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, किसी भी एक पॉइंट से, कोई सा भी पॉइंट देखा जा सकता है, 1 सेकंड के अंदर टोटल कितने वेव साइकिल वहां से पास होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज साइकिल पर सेकेंड, जैसे हम बोल रहे हैं कि 1 सेकंड में जितने साइकिल पास हुए उसी को फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, तो इसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड एज साइकिल पर सेकेंड, और इस साइकिल पर सेकेंड को ही हर्ट्ज बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हो जाएगी या तो सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज। हर्ट्ज को डिनोट करने का तरीका है ओनली एच जेड से हम इसको डिनोट करते हैं, ये हर्ट्ज हो जाएगा। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो है न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा, ठीक है। यहाँ पर न्यू क्या है, यहाँ न्यू है वेवलेंथ, सॉरी, न्यू है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, लैम्डा है वेवलेंथ, एंड सी है स्पीड ऑफ लाइट, जो किसके इक्वल होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के इक्वल होती है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास वेव नंबर। वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं न्यू बार से डिनोट किया जाता है, ठीक है। वेव नंबर की डेफिनेशन देखो, इट इज द नंबर ऑफ वेव
प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। कहने का मतलब, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई भी वेव है, ये कंटिन्यू वेव जा रही है। अगर हम 1 सेंटीमीटर लेंथ मेजर करें, ये 1 सेंटीमीटर लेंथ हमारे पास हुआ, ये 1 सेंटीमीटर हुआ, तो इस 1 सेंटीमीटर में टोटल कितने वेव साइकिल हैं उसी को हम वेव नंबर बोलेंगे। तो वेव साइकिल अगर मेजर करें तो वेव साइकिल देखो, एक वेव साइकिल तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है, हाफ वेव साइकिल यहाँ एंड 0.5 वेव साइकिल यहाँ। तो अगर इस पॉइंट तक देखा जाए तो इस पॉइंट तक टोटल कितने वेव साइकिल कंप्लीट हो गए यहाँ पर 1.75 वेव साइकिल कंप्लीट हो गए। तो यही क्या होगा, हमारे पास वेव नंबर होगा। ठीक है, इट इज द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ का रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो वही क्या होगा हमारे पास, वही वेव नंबर होगा। मतलब न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट हो जाएगी, लेमडा की यूनिट थी लेंथ, तो इसकी यूनिट हो जाएगी लेंथ इनवर्स। लेंथ इनवर्स मतलब हम बोल सकते हैं नैनोमीटर इनवर्स हो सकती है, एंगस्ट्रॉम इनवर्स हो सकती है, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, जो भी हम देखें वो इसकी यूनिट हो सकती है। ठीक है, लेंथ की यूनिट का इनवर्स ही वेव नंबर की यूनिट होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास एम्पलीट्यूड। जो काम की डेफिनेशन थी वो थी हमारे पास सिर्फ वेवलेंथ, वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड इतनी ज्यादा काम की डेफिनेशन हमारे पास नहीं है। द हाइट और डेप्थ ऑफ ए वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जैसे ये कोई वेव है हमारे पास, या तो इसकी हाइट इस पॉइंट से यहां तक, ये ठीक है, या फिर इसकी डेप्थ, दोनों सेम ही होंगे। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। इसे ए से डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय ए। ठीक है, यूनिट क्या होगी इसकी, हाइट को किस में मेजर करता है, लेंथ में मेजर किया जाता है, तो जो लेंथ की यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी। मतलब क्या क्या हो सकता है, नैनोमीटर हो सकता है, एंगस्ट्रॉम, मीटर, सेंटीमीटर, जो भी हम लेंथ की यूनिट मानना चाहें वही इसकी यूनिट होगी। ठीक है, एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी और ब्राइटनेस को डिनोट करता है। ये फिजिक्स में ज़्यादा काम आता है, केमिस्ट्री में इसका ज़्यादा काम नहीं है। तो केमिस्ट्री में हमारे पास कौन कौन सी डेफिनेशन है जो हमें याद रखनी है। एक तो वेव नंबर, वेव नंबर में क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, या फिर सीधा देखे तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा, वही क्या होगा, वेव नंबर होगा। बाकी की कौन कौन सी डेफिनेशन है काम आने वाली, वो है हमारे पास एक तो वेवलेंथ और एक फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ क्या है, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जिसे हम लैम्डा से डिनोट करेंगे वही वेवलेंथ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में टोटल जितने वेव साइकिल पास हो जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी। और इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। यहीं से हमारे पास आगे न्यूमेरिकल बनने वाले हैं।